जब 4 जून को मोरूड़ा अठ बोलो रे चल रहा था, हम निर्दलीय कैंडिडेट रविंदर सिंह भाटी के लिए पूरी शिद्दत से चाह रहे थे कि मोरूड़ा ठाकरा की कोड़ माय मत बोलिए रे। शुभगण चौधरी 66 साल का 12वीं पास बड़ी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान टाइप छुरा है। मतलब कि 5 क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं कि बाड़मेर कॉन्स्टिट्यूएंसी के निर्दलीय नेता रविंदर सिंह भाटी के होते हुए कैसे बाड़मेर की जनता ने नोटा को वोट देकर के बढ़िया तमाचा मारा है कि वाराणसी में यदि श्याम रंगीला जैसे 33 लोगों का नॉमिनेशन और हो जाता, मोदी जी हमारी तो वोट हो जाती। हेलो एवरीवन, आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों से रिलेटेड है जिनको पॉलिटिकल सटायर बहुत पसंद है, या फिर ये कहूँ जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो है, सिर्फ और सिर्फ मजे लेने में। सबसे पहले हम आपको हमारी राय बता देते हैं। विपक्ष इतना मजबूत हो कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर क्वेश्चन कर सके, सवाल कर सके, लेकिन साथ में ये भी चाहता हूँ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स एक पर्टिकुलर पार्टी के पास हों, ताकि अगले 5 साल तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। और वरना किसी पलटूराम की वजह से दूसरे दिन सरकार गिर जाए तो देश का डेवलपमेंट भी गिर जाएगा भाई। तो आज हम जिन चुनाव रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, जिन जिन चीज़ों की हम बात करेंगे, उनको हम 5 पॉइंट में डिवाइड करेंगे। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे झुंझुनू निर्वाचन क्षेत्र। मैं हूं पता है कि हमारे झुंझुनू के नेताओं पर कितने कितने क्रिमिनल केसेस लगे हुए थे, उनकी कुंडली खोलेंगे। हाँ, दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि बाड़मेर कॉन्स्टिट्यूएंसी के निर्दलीय नेता रविंदर सिंह भाटी के होते हुए कैसे बाड़मेर की जनता ने नोटा को वोट देकर के बढ़िया तमाचा मारा है। तीसरे पॉइंट में हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को टाइड वॉशिंग पाउडर से बढ़िया धोया और रिजल्ट के बाद पूरे देश को बोला अजी चौक गए। चौथे पॉइंट में हम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में चलेंगे और जो लोग अयोध्या वासियों को गालियां दे रहे हैं उनको ये बताना है कि अयोध्या कोई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र तो फैजाबाद है। नंबर 5 में वाराणसी की बात करेंगे कि वाराणसी में यदि श्याम रंगीला जैसे 33 लोगों का नॉमिनेशन और हो जाता, मोदी जी हमारी तो वोट हो जाती। क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि श्याम रंगीला जैसे लोग वाराणसी जाकर के किसके वोट बैंक को तोड़ने वाले थे। तो पहले पॉइंट में हम हमारे झुंझुनू की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र झुंझुनू के उम्मीदवारों की कुंडली खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी उम्मीदवार शुभगण चौधरी की। शुभगण चौधरी 66 साल का 12वीं पास बड़ी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान टाइप छुरा है। मतलब कि 5 क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। जब हमने वोट देने के बाद में हमारे झुंझुनू उम्मीदवारों की कुंडली खोली, हमारे अंदर से ये आया कि भाई चाहे जीते कोई भी, लेकिन हमने कम से कम एक ऐसे इंसान को वोट नहीं दिया जिसके पहचान पत्र पर 5 क्रिमिनल केसेस का दाग लगा हुआ है। और हाँ, कांग्रेस वालों को ज़्यादा कुछ होने की ज़रूरत नहीं है झुंझुनू में। वो सिर्फ 18,235 वोटों से जीते हैं और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 18,000 वोट ज़्यादा नहीं होते हैं। और शुभकर्ण चौधरी के पास 9 करोड़ प्लस की संपत्ति है। और यदि वहीं पर हम विनर कैंडिडेट ब्रिजेंद्र सिंह ओड़ा की बात करें, जिनके पास में 0 क्रिमिनल केस के साथ 16 करोड़ प्लस की संपत्ति है, और ये 72 साल का एक इंसान जो 18,235 वोट से विनर डिक्लेयर हुआ है। एक तो इन बसपा वालों का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी झुंझुनू में ग्रोथ तो 0 है, ऊपर से इनको या तो नॉमिनेशन फाइल करना नहीं आता या फिर ये कैंडिडेट खड़ा करने में कंफ्यूज हो रहे हैं। यदि आप ऑफिशियल साइट पे जाकर के देखोगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बता रहा है कि राजस्थान की झुंझुनू सीट पर 2 नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए हैं। वो किसके हैं? बसपा, बहुजन समाज पार्टी के। दोनों कैंडिडेट बसपा के हैं, अलग अलग कैंडिडेट हैं। पहले का नाम है रियाज हसन और दूसरे का नाम है प्रताप सिंह शेखावत। और तीसरा बंदा जिसका एफिडेविट एक्सेप्ट करा गया है उसका नाम है बंशीधर। 3 बंदे खड़े करे इन्होंने। तो मेरा बसपा वालों से निवेदन है कि या तो तुम लोग कैंपेन वगैरह किया करो, वरना बोरिया बिस्तर उठा के चले जाओ यहाँ से। कि झुंझुनू के आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि बसपा का कैंडिडेट कौन है। और करणी सेना वाले शेखावत राजेंद्र सिंह को 7,790 वोट मिले, इन पर एक क्रिमिनल केस चल रहा है। झुंझुनू के 6,632 लोग
सभी कैंडिडेट को चोर बता रहे हैं, मतलब कि उन्होंने नोटा को वोट दिए हैं। अभी आते हैं बाड़मेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर, जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे रविंद्र सिंह भाटी की। जब 4 जून को मोरूड़ा अठा बोलो रे चल रहा था, हम निर्दलीय कैंडिडेट रविंद्र सिंह भाटी के लिए पूरी शिद्दत से चाह रहे थे कि मोरूड़ा ठाकरा ही कोड़ माय मत बोलिए रे, क्योंकि मुझे रविंद्र सिंह भाटी के लिए ये लगता था कि 26 साल में ये छोरा पक्का कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन लेके कर जाएगा। लेकिन चुनाव रिजल्ट आने के बाद में क्या हुआ, बाड़मेर की जनता ने 17,903 वोट नोटा को देकर के और 3,000 से 50,000 तक वोट बाकी निर्दलीयों को देकर के ये बताया कि भाई ये जो तीनों टॉप पे बैठे हैं ना, ये तो चोर है। आपकी समाज सेवा के चर्चे तो आज सारे समाज में होने वाले हैं पोपटलाल जी। सही बात है। अच्छा, क्योंकि जिस रविंद्र सिंह भाटी के कारण बाड़मेर की सीट सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे भारत में झलक रही थी और 18,000 समथिंग लोग निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी को छोड़ करके नोटा वोट देके जा रहे हैं। जब चुनाव रिजल्ट के बाद में हमने रविंद्र सिंह भाटी की कुंडली खंगाली तो हमने देखा कि रविंद्र सिंह भाटी के 6 क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं ऑफिशियली। रविंद्र सिंह भाटी को जो कुल वोट मिले हैं वो 5,86,500 हैं। 1,18,170 वोटों से रविंद्र सिंह भाटी हार गए और जो विनर कैंडिडेट उम्मीदवार बेनीवाल हैं उनको 7,04,676 वोट मिले और बीजेपी कैंडिडेट कैलाश चौधरी को 2,86,733 वोट मिले। अभी नंबर 3 उत्तर प्रदेश की सीटों पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक चीज तो बढ़िया से बताई है, वो ये कि मुंह में राम और बगल में बुलडोजर रखने वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। सिर्फ आरोप के बेस पे किसी के घर को तोड़ देना कहां तक सही है? मतलब कि आरोपी और अपराधी में बहुत बड़ा फर्क होता है। मतलब कि एक राज्य का सिस्टम सही नहीं है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं कि उस सिस्टम को उड़ा दो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अब नंबर पॉइंट 4 उत्तर प्रदेश की अयोध्या में चलते हैं। एक तो जो लोग पिछले 2 दिनों से #अयोध्या चला करके अयोध्या वासियों को बुरा भला कह रहे हैं। एक तो भाई तुम्हारी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मैं 10 बार जाके आ चुका हूँ, क्योंकि A4 आगरा से V4 वाराणसी तक मैं पूरी 80 सीटें चेक कर चुका हूँ। अयोध्या नाम की सीट मुझे मिली नहीं, क्योंकि अयोध्या फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र में आता है और फैजाबाद की सीट पर बीजेपी कैंडिडेट लालू सिंह की पोपट हो गई है, वो भी 54,567 वोट से। इसी कारण ये लोग भड़के हुए हैं। एक तो इन ठाकुर साहब को 272 नहीं, अब 400 पार चाहिए, और वो भी किस लिए कि इनको संविधान चेंज करना है। सरकार तो 272 पर भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए या नया संविधान बनाना, इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। अब भगवान राम ने भी सोचा होगा कि ये जो तुम लोग फुली कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बने हुए राम मंदिर का क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को देने के बजाय आप खुद खा रहे हो। बेटा तुम भी एक सीट की भीख मांगते फिरोगे, वो भी किसी पटोराम से। राम मंदिर एक ऐसा डिसीजन जिसमें मां भारती के 2 बेटे आपस में खून खराबा करने लग रहे, आपस में कटने मरने लग रहे, जिसमें पूरा का पूरा देश का सिस्टम कांप जाए। नहीं क्या करें, अपने लोगों पे गोलियां चलाएं, वो उसी चीज का क्रेडिट तुम लोग पॉलिटिक्स में ले रहे हो। अब बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी की बात करने से पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ। हमारे देश में 8,360 लोगों ने चुनाव लड़ा, ठीक है, और रिजेक्ट होने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी है? 4,000। यानी कि जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके आधे, उस संख्या के आधे लोग रिजेक्ट हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश में 851 लोगों ने चुनाव लड़ा है और रिजेक्ट नॉमिनेशन की जो संख्या है वो 1,012 दिखा रखी है अकेले उत्तर प्रदेश में। अब हम चलते हैं वाराणसी की ओर। वाराणसी में 7 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा है और जिन लोगों के नॉमिनेशन रिजेक्ट हुए हैं उनकी संख्या 38 है। अब वाराणसी में 2-3 इंसान ऐसे भी हैं जिनके 2 बार एफिडेविट रिजेक्ट दिखा रखा है। सोचो आप कि 7 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा है, 33 लोग रिजेक्ट हुए और उन्हीं 33 लोगों में राजस्थान के कॉमेडियन श्याम रंगीला भी थे। श्याम रंगीला के साथ 33 लोगों का नॉमिनेशन रिजेक्ट होने के बावजूद
नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ 1,52,513 वोट से ही जीत पाए। एक देश के प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ और सिर्फ 1,52,513 वोट से जीतना बहुत ही कम अंतर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6,12,970 वोट मिले हैं। अब बात करते हैं अमेठी की, जहां पर कहा जा रहा था कि कैसे राहुल गांधी धुन दबाकर भाग गए हैं। उन्हीं के पीए किशोरी लाल ने 1,67,196 वोट से हराया है स्मृति ईरानी को। अब बात करते हैं रायबरेली की। तो रायबरेली में राहुल गांधी ने बीजेपी कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह को 3,90,030 वोट से हराया। और अब जाते जाते थोड़ी सी पॉलिटिकल सटायर और कर देते हैं। तो मोदी साहब सबसे पहले अपने स्पीच राइटर को बदलिए, वो पक्का कांग्रेस से मिला हुआ है, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम वाली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज करके छोटे नेताओं को वोट बटोरने चाहिए। मोदी जी आपका स्क्रिप्ट राइटर देश के प्रधानमंत्री से हिंदू मुस्लिम वाली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खिलवा रहा है। बताओ, ये काम छोटे नेताओं का होता है ताकि वोट बटोरे जा सके। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मैं चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत बने और भारत में मजबूत लोकतंत्र की बहुत आवश्यकता है, मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। चलो एक बार के लिए मान लें कि ध्रुव राठी जैसे लोग सच कह रहे हैं, ये जो मीडिया को इंटरव्यू दिया है मोदी जी ने, ये सब स्क्रिप्टेड है। तो बीजेपी वालों एक बात बताओ, सुनो, मोदी जी को आंसर स्क्रिप्टेड नहीं दे सकते तुम लोग? क्या क्या सवाल है यार, पूरे दिन दे दिया करें, शाम को इंटरव्यू दे। यदि क्वेश्चन स्क्रिप्टेड ही है तो आंसर स्क्रिप्टेड बढ़िया से हो सकते हैं भाई, पर नहीं। तुम लोगों में से पक्का कोई ना कोई कांग्रेस से मिला हुआ है, सच्ची बता रहा हूँ। पक्का कोई ना कोई गद्दार बैठा है जो कांग्रेस को सहारा लगा रहा है। ऐसा थोड़ी होता है यार। तो दोस्तों, ये सिर्फ फैक्ट के बेस पे एक पॉलिटिकल सटायर है लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट 2024 पर। बाकी बुरा लगा हो तो सॉरी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।